10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछला टॉपिक अपना था शुंग वंश और सातवाहन वंश से संबंधित। उसमें हम उनके शासक और उनकी विजयी उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था। गुप्त वंश, गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त, और उसके बाद में घटोत्कच था। तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक सम्राट कहा जाता है। संस्थापक सम्राट अर्थात श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में की थी। कब की थी? 275 ईस्वी के अंतर्गत। ये किसी न किसी वंश से संबंधित जो दूसरे राज्य थे उनका सामंत था, अर्थात स्वतंत्र शासक नहीं था। इसलिए इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि है वो धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद में मगध साम्राज्य का अधिपति बनने वाला विद्वान घटोत्कच था। अर्थात श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश की सत्ता संभालने वाला घटोत्कच था, और इसने भी अपने राज्य के अंतर्गत महाराज की उपाधि धारण की थी। तो कहने का तात्पर्य कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि कोई सामंत के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। ये जानकारी हमें दो अभिलेखों से मिलती है, जिसमें एक का नाम है गया और दूसरे का नाम है रिद्धपुर अभिलेख। रिद्धपुर अभिलेख। तो गया और रिद्धपुर दो अभिलेख हैं। इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि किसी न किसी सामंत के अधीन अपनी सत्ता को संचालित कर रहे थे। इसके बाद में जो शासक बनता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक या राज सिंहासन है वो ग्रहण किया था। अर्थात चंद्रगुप्त ने सबसे पहले एक स्वतंत्र शासक के रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। हालांकि आपके बोर्ड के अंतर्गत यूं ही दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तब राइट होगा श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था तब राइट होगा चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि अपन देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज। दूसरा काम, इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी। और तीसरा काम, इसने गुप्त समत की स्थापना की। गुप्त समत की स्थापना की, और यह स्थापना 319 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। तो वापस देखते हैं एक बार कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित करने वाला पहला शासक था। इसलिए इसने महाराज की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले लिच्छवी वंश, जो लिच्छवी उत्तर के अंतर्गत यहां पर रहते थे, तो उनकी अंतर्गत कुमार देवी थी, उससे विवाह किया। अर्थात लिच्छवी वंश को या लिच्छवियों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समत की स्थापना 319 ईस्वी में की। तो ये तीन प्रमुख काम चंद्रगुप्त प्रथम के हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि मगध राज्य के अंतर्गत पहली बार सत्ता स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम गुप्त वंश के शासकों में से चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अर्थात यूं देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य यहां तक मौजूद था। अर्थात इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, तो दिल्ली का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत शामिल था। अर्थात
चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण भी कार्य किए। अर्थात इसने राज्य के अंतर्गत कृषि और व्यापार वाणिज्य पर भी ध्यान दिया था। इसके बाद में अगला शासक है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठता है। अर्थात इसकी जो तिथि है वो 335 ईस्वी मानी गई है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी है वो सबसे पहले हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति। इसी प्रकार यह साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक भी इसे कहा जाता है। इसी तरीके से इसने संगीत, कला, वो वीणा वादक सम्राट के रूप में भी कार्य किया और ये विष्णु का भक्त था। विष्णु का भक्त। अर्थात समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने विजय उपलब्धियां हैं उसको 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो इन उपलब्धियों के अंतर्गत देखा जाए तो पहला जो राज्य था उसका वो था दोआब का क्षेत्र। दोआब का क्षेत्र अर्थात यह क्षेत्र गंगा वो यमुना नदियों के मध्य था। दूसरा इसका जो अपने क्षेत्र का विस्तार किया उसका नाम है पश्चिमी हिमालय। पश्चिम हिमालय। तीसरा जो इसका राज्य था वो था विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत 18 राज्य थे और इन 18 राज्यों को आठवीक के नाम से जाना गया है। आठवीक राज्य। इसी प्रकार चौथा उसका राज्य था वो था दक्षिण भारत का राज्य। दक्षिण भारत। और 5वां जो राज्य था वो था शक। वो कुषाण समुदाय पर विजय। कुषाण समुदाय पर विजय। अर्थात समुद्रगुप्त ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। तो पहला दोआब का राज्य था वो यहीं पर स्थित था। अर्थात गंगा और उसके बाद भी यमुना इन दोनों नदियों के मध्य वाला जो दोआब भूभाग था अधिक उपजाऊ भूभाग था उसके ऊपर सबसे पहले अधिकार स्थापित किया। उसके बाद में इसने पश्चिमी हिमालय यानी कहने मतलब यहां पर अपने इसने सत्ता स्थापित की। अर्थात हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का उत्तरी भूभाग है इसको शामिल कर लिया गया। एंड इसके अलावा जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भूभाग भी इसने शामिल कर लिया था। इसके बाद तीसरा विंध्याचल क्षेत्र। अर्थात यहां पर विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो दूसरा राज्य यहां पर स्थापित हुआ और तीसरा केंद्र यहां पर स्थापित था। कहने मतलब यह है कि यहां पर जो विंध्याचल की पहाड़ियां मालवा के अंतर्गत अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास वाला भूभाग है इस क्षेत्र को इसने जीतने का प्रयास किया था और इस क्षेत्र को आठवीक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर 18 राजाओं ने अपना शासन स्थापित किया था। इसके बाद में दक्षिण भारत का राज्य यानी यहां पर इसने अपनी सत्ता स्थापित की थी तो इसको दक्षिण के नाम से जानते हैं और यहीं पर अशोक ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति संपादित की थी। अर्थात सबसे पहले राज्य को जीतना और उसके बाद में सत्ता पुनः
उन्हीं राज्यों के जो राजा थे उनको सुपुर्द करना था। इसी प्रकार पांचवा राज्य शक और कुषाण राज्य, शक और कुषाण राज्य के रूप में देखा जाए तो यह राज्य यहां पर राजस्थान और पंजाब का भूभाग शामिल था और इसके अलावा पाकिस्तान का भूभाग भी शामिल था। तो अपनी इस तरीके से कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर के अंतर्गत हिमाचल की पहाड़ियां से लेकर के इधर हम राजस्थान के दक्षिणी भूभाग से होते हुए और इसके बाद में मालवा के पठार से होते हुए हम यहां दक्षिण तक कहने मन महाबलीपुरम की पहाड़ियों तक इनकी सत्ता स्थापित दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये जो साम्राज्य दिखाई दे रहा है इस सब के ऊपर अभी अधिकार किसका हो गया था? समुद्रगुप्त का हो गया था। अर्थात उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में महाबलीपुरम का क्षेत्र है वहां तक, तो पश्चिम के अंतर्गत यहां पर गुजरात और पाकिस्तान अर्थात सिंधु नदी के प्रदेश से लेकर के पूर्व में गंजाम तक की जो पहाड़ियां हैं इन सभी क्षेत्रों के ऊपर समुद्रगुप्त का अपना आधिपत्य स्थापित हो गया था। अर्थात समुद्रगुप्त ने हमारे देश के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अर्थात उसकी इस जानकारी को देखा जाए तो यह जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत प्राप्त होती है और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन है। कौन है? हरिशेन है। हरिशेन जिसे संधि विग्राहक भी कहा गया है, संधि विग्राहक, अर्थात यह मुख्य सेनापति समुद्रगुप्त का था। यही नहीं बल्कि उनकी विजय की उपलब्धियां और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है वो भी कौन था? हरिशेन था लेखक। तो इस तरीके से हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि उसने अपने साम्राज्य को 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया है, जो आपको अभी मानचित्र के अंतर्गत प्रदर्शित किया या बताया है। इसी तरीके से समुद्रगुप्त ने कहा जाता कि यह इतने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसने अन्य भी कई कार्य करवाए। इन कार्यों के अंतर्गत इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह जानकारी हमें उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिक्के हैं उन सिक्कों से पता चलता है, क्योंकि सिक्कों के एक साइड में समुद्रगुप्त का चित्र दिखाई दे रहा है तो दूसरी साइड के अंतर्गत अश्वमेध पराक्रम शब्द लिखा हुआ है। अश्वमेध पराक्रम शब्द लिखा हुआ है। इसकी जानकारी हमें उनके सिक्कों से प्राप्त होती है। इस प्रकार समुद्रगुप्त सीधी सी बात है कि अश्वमेध यज्ञ को आयोजित करने वाला महत्वपूर्ण विद्वान था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कविराज की भी उपाधि धारण की, अर्थात वो एक महान कवि था क्योंकि वो संगीतकार था। वो संगीत कला के साथ साथ वीणा वादक भी था, अर्थात वीणा को बजाने वाला था। इसी प्रकार उसने अपने शासनकाल के अंतर्गत कृषि और परोपकारी कार्य भी किए। कहने मतलब जैसे सराय या वृक्षारोपण संबंधी कार्य भी करवाए थे और जनहितकारी कार्यों के अंतर्गत उसने मानव कल्याण को सबसे ऊपर अपना स्थान प्रदान किया था। इसी प्रकार समुद्रगुप्त को दानी, पराक्रमी, विनयशील, गायक, धर्म का प्रचारक और विद्या का संरक्षक भी कहा जाता है। अर्थात वो साहसी और वीर शासक था, इसलिए वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। अर्थात इसको क्या संज्ञा दी गई है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और ये कहने वाला जो विद्वान है वो कौन है? वी.ए. स्मिथ है। वी.ए. स्मिथ इसने अर्थात वी.ए. स्मिथ ने फ्रांस का जो महान सम्राट नेपोलियन हुआ था उसकी तुलना समुद्रगुप्त से की है, क्योंकि यह बहुत ही बहादुर और युद्ध कौशल के अंतर्गत निपुण था। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त न केवल एक साम्राज्यवादी शासक था बल्कि उसने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो समुद्रगुप्त के बाद में हम देखते हैं जो प्रमुख शासक हुआ था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पांचवा प्रमुख शासक है वह समुद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी पांचवा जो शासक है वह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने सबसे पहले अपने राज्यकाल के अंदर कई उपाधियां धारण की। उपाधियां, पहले इसके मुख्य पॉइंटों पर नजर डालते हैं। उसके बाद में इसने विवाह संबंध स्थापित किए, विवाह संबंध अर्थात वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी प्रकार इसने अपनी राजधानी बनवाई, अर्थात एक दूसरी राजधानी भी स्थापित की। इसी प्रकार इसने समुदाय या जाति पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो उपाधियों के अंतर्गत देखा जाए तो इसने सबसे पहले देवराज की उपाधि धारण की, देवगुप्त, देवगुप्त। चंद्र की उपाधि भी इसने धारण की, चंद्र। इसी प्रकार शक विजय के बाद में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमाद्वितीय। और एक और उपाधि धारण की थी जिसका नाम है शकारी, शकारी। इसी प्रकार वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध के अंतर्गत कई वंशों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिनके नाम है नागवंश, नागवंश। इसी प्रकार दूसरा है कदंब वंश, कदंब वंश। और तीसरा है वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। अर्थात इन तीन वंशों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नागवंश की महिला का नाम था कुबेर नागा, कुबेर नागा। तो कदम वंश की भी एक महिला थी जिसका हमें नाम का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह जरूर मिलता कि कदम वंश की एक महिला थी जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बेटे कुमार गुप्त से उसका विवाह किया था। और वाकाटक वंश का एक राजा था रुद्रसेन, रुद्रसेन, जिसका विवाह अपनी बेटी से किया था और बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता था। इसी प्रकार इसकी दो राजधानियां थी जिसमें एक का नाम तो पाटलिपुत्र था जो सभी शासकों की रही, तो इसकी दूसरी राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन। अर्थात जहां हम देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र यहां पर एन कहने का मतलब जी मगध साम्राज्य की यहां अधिकांश शासकों की राजधानी रही है, तो उज्जैन यहां पर मौजूद थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उज्जैन जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये उज्जैन है किसकी राजधानी रही? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अर्थात चंद्रगुप्त की एक नहीं बल्कि दो राजधानियां थी जिसमें एक का नाम पाटलिपुत्र और दूसरे का नाम उज्जैन था। तो एक बार वापस देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय वीर और साहसी शासक था। इसने अपने पिता द्वारा प्रदान किए गए राज्य को सुरक्षित रखा और इसी के साथ इसने सबसे पहले देवराज, देवगुप्त और चंद्रगुप्त जैसी उपाधियां भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे पहले नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। उसके बाद कदम वंश पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र कुमार देव से, यहां कहने का मतलब यह है कि कुमार गुप्त से विवाह किया। तो वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। इस प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी क्षेत्रों के अंतर्गत अपने राज्य का विस्तार करने का इसने प्रयास किया। इसके अलावा इसने शकों पर भी आक्रमण किया। शक जो कि यहां पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों में निवास करती थी, इनके ऊपर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो दूसरी शकारी की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने अपने राज्य के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रदेशों को जीता, जिसमें एक का नाम मालवा, अर्थात मालवा से मतलब मध्य प्रदेश से है, मालवा को जीता था।
तो दूसरा इसने अपने साम्राज्य के अंदर गुजरात को भी जीत लिया था। किस प्रदेश को? गुजरात को। अर्थात यूं देखा जाए तो ये मालवा और गुजरात का भूभाग है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जीता था। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने द्वारा जीता गया प्रदेश, समुद्रगुप्त का द्वारा जीता गया प्रदेश और स्वयं ने जो जीता था प्रदेश, इन सभी या फिर इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अर्थात वो लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान का शासक या जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो राज्य है उसके अंडर में कार्य करने लग गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक प्रतिभाशाली शासक कहा गया है या माना गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त को देखते हैं, जो इसका पुत्र था। तो कहने मतलब गुप्त वंश के कई शासक हुए और उनकी सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे शासकों में अगले शासक का नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। इस कुमारगुप्त प्रथम ने अपनी सत्ता 414 के अंतर्गत स्थापित की थी। अर्थात कुमारगुप्त ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के अंतर्गत स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, इसने पुष्यमित्र जाति को पराजित किया। पुष्यमित्र जाति को पराजित किया। इसके अलावा इसने सिक्कों का प्रचलन किया। प्रचलन अर्थात कुमारगुप्त प्रथम जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बाद में राजा बना था, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रदान किए गए राज्य को सुरक्षित रखा। अर्थात कुमारगुप्त ने अपने राज्य के अंतर्गत सबसे पहले नालंदा में एक विहार की स्थापना की, जो बाद में एक विश्वविद्यालय का रूप धारण किया। अर्थात ये नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पर पाटलिपुत्र के पास ही स्थित था। अर्थात बिहार के अंतर्गत नालंदा की स्थापना की। इसी प्रकार इसने उत्तर भारत की ओर प्रवेश करने वाली पुष्यमित्र जाति थी उसको पराजित किया। और इसके अलावा इसकी जो जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है, तो इसने कहा जाता कि गुप्त वंश के जितने भी सम्राट हुए उन सभी सम्राटों में सर्वाधिक सिक्कों का भी प्रचलन किया था। तो इस प्रकार कुमारगुप्त ने भी अपने पिता द्वारा दिए गए साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद में है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ था। एक मिनट, पेन में दिक्कत आ रही है। स्कंदगुप्त ये महत्वपूर्ण शासक हुआ। स्कंदगुप्त ने अपनी सत्ता 455 के अंतर्गत स्थापित की थी। अर्थात 455 के अंतर्गत ये राज सिंहासन पर बैठा और पाटलिपुत्र को सुरक्षित रखते हुए अन्य राज्यों पर भी अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। अर्थात साम्राज्य विस्तार की भूमिका में इसकी भूमिका अहम मानी जाती है। इसके शासनकाल की जो जानकारी है वो सबसे पहले हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी प्रकार इसने हुण समुदाय को भी पराजित किया। हुण समुदाय अर्थात स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था जिसकी जानकारी हमें गुजरात के अंतर्गत जो जूनागढ़ यहां पर आया हुआ है, अर्थात गुजरात के अंतर्गत है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सबसे पहले अपने साम्राज्य का विकास करने के लिए अर्थात जन उपयोगी कार्य करने के लिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था।
अर्थात इसका निर्माण कार्य करने के लिए इसने अपने एक दूत नियुक्त किया जिसका नाम चक्रपालित था। चक्रपालित था। इसके बाद में अंतिम समय के अंदर देखा जाए तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुण समुदाय ने आक्रमण किया और पुष्यमित्र जाति ने भी आक्रमण किया। तो हुण और पुष्यमित्र जाति को पूर्ण रूप से पराजित करने वाला शासक स्कंदगुप्त था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त भी एक प्रभावशाली शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उतना महत्वपूर्ण या कहने में उतना प्रतिभाशाली नहीं था जितना कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए गुप्त वंश के शासकों में श्री गुप्त से लेकर के विष्णुगुप्त तक जितने भी शासक हुए उन सब की भूमिका अहम या महत्वपूर्ण रही थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि इनकी शासन प्रणाली एक अच्छी तरीके से चली थी और जिसकी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी हमें जानकारी मिलती है। तो उसको अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।